गैल्वेनोमीटर टू एमीटर देखा था, यही हुआ था ना चिराग? गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। गैल्वेनोमीटर खुद में एक करंट मेजरिंग डिवाइस होता है, लेकिन ये 0 to IG मेजर करता है। इसका रेंज बढ़ाना हो तो इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक हम लोग रेसिस्टेंस लगा देते हैं, इसको शंट रेसिस्टेंस बोलते हैं, और ये एक असेंबली बनता है, इस असेंबली को बोला एमीटर। ये अपना एमीटर हो गया और इसका करंट मेजरिंग रेंज बढ़ गया, न्यू रेंज हो गया है I। पहले का जो रेंज था वो था IG, और इधर से आया I माइनस IG। इसलिए अगर कभी फॉर्मूला भूल भी जाएं तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस VMN हम लोग लिख सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस VMN क्या होगा भाई? तो इधर से लिखें तो गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस RG है, तो ऐसा लिखेंगे IG RG। और अगर लोअर पाथ से लिखेंगे तो लिखेंगे I माइनस IG इंटू RS। और इस तरह से हमें एक फॉर्मूला मिल गया, शंट रेसिस्टेंस का वैल्यू इज इक्वल टू IG RG डिवाइडेड बाई I माइनस IG। ये मिल जाएगा हमें शंट रेसिस्टेंस का वैल्यू। और इससे आप क्या निकाल सकते हो भाई? तो किसी गिवन रेंज के लिए शंट रेसिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हो, और किसी शंट रेसिस्टेंस के वैल्यू के लिए न्यू रेंज निकाल सकते हो। अगर तुम्हें ये दे दिया जाए कि भाई 0.002 ओम लगाया है मैंने शंट रेसिस्टेंस, तो क्या न्यू रेंज हो जाएगा? तो यहाँ रख करके और IG RG का जो वैल्यू दिया रहेगा रख करके और I निकाल लेंगे तो न्यू रेंज मिल जाएगा। और अगर हमें ये दिया रहे कि न्यू रेंज 3000 चाहिए तो क्या करेंगे भाई? तो न्यू रेंज 3000 रख करके तब सॉल्व कर लो तो RS निकल जाएगा। इन दोनों में से कोई भी एक दे दे और दूसरा निकालना होगा। फॉर्मूला ये है, और ये फॉर्मूला इससे आया, और ये कहाँ से आया भाई? तो डायग्राम से आया। डायग्राम माइंड में अगर सेट है तो ये इजीली सेट है, भूल भी जाएंगे तो भी डायग्राम से फटाफट लिख लेंगे IG RG और नीचे से लिख देंगे I माइनस IG इंटू RS। ठीक है भाई। तो इस एमीटर का रेसिस्टेंस कितना आया था भाई? तो दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का पैरेलल असेंबली को ही बोलते हैं एमीटर, इसलिए एमीटर का रेसिस्टेंस हो जाएगा दोनों का पैरेलल। तो RG और RS का पैरेलल कॉम्बिनेशन, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई सम। ये हो गया एमीटर का रेसिस्टेंस, RA बोलते हैं इसको, रेसिस्टेंस ऑफ द एमीटर। और अगर हम लोग आइडियल एमीटर की बात करें तो याद होगा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आइडियल एमीटर अगर हो तो इसका रेंज, जो करंट मेजर करने का रेंज होता है वो 0 to इनफाइनाइट होगा। और इसका रेसिस्टेंस अगर हम लोग निकालें तो इसका रेसिस्टेंस, आइडियल एमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है, ऑलमोस्ट जीरो होता है। क्यों? क्योंकि हमें इसका रेंज अगर इनफाइनाइट करने हैं तो यहाँ से पता लगेगा कि अगर इनफाइनाइट रेंज करने हैं तो कितना शंट रेसिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो IG इंटू RG डिवाइडेड बाई I इनफाइनाइट माइनस IG, और इससे क्या होगा? ये टेंडिंग टू जीरो मिलेगा। और जब ये टेंडिंग टू जीरो हो गया, RS ही टेंडिंग टू जीरो हो गया, तो जब RS का वैल्यू, एमीटर का रेसिस्टेंस, अगर एमीटर का रेसिस्टेंस निकालें और RS का वैल्यू अगर हम लोग जीरो रखें, RS का वैल्यू जो कि हम लोगों ने शंट रेसिस्टेंस जो निकाला है, ये वैल्यू अगर जीरो रखें तो ये जीरो हो जाएगा। RA विल ऑल्सो बी टेंडिंग टू जीरो, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ जीरो रखा तो जीरो हो जाएगा ये पूरा का पूरा वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे जो RS जीरो रखेंगे तो उससे तो ये RG ही रह जाएगा। तो नीचे RG है, ऊपर RG है, ये RG है और यह जीरो है, तो इससे क्या होगा? टेंडिंग टू जीरो मिल जाएगा। सो आइडियल एमीटर हैव जीरो रेसिस्टेंस। और हम लोगों ने क्या यूज़ किया था भाई? तो और जो मेन फैक्ट हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था कि जब भी हम लोगों को गैल्वेनोमीटर से एमीटर यानी रेंज बढ़ाना हो, टू इंक्रीज रेंज, हम लोगों ने कनेक्ट किया क्या भाई? तो कनेक्ट किया शंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर, इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर। लेकिन अगर हमें यूज़ करना है इस गैल्वेनोमीटर, इस एमीटर को करंट मेजर करने के लिए, तो हम लोग टू यूज़ एमीटर टू मेजर करंट। अगर हमें किसी भी एमीटर से करंट मेजर करना है तो जिस ब्रांच में करंट मेजर करना है, टू यूज
एमीटर टू मेजर करंट वी कनेक्ट इन सीरीज विद द ब्रांच। उस ब्रांच के हम लोग सीरीज में इसको कनेक्ट कर देते हैं और हमें मिल जाता है। और जो रीडिंग आता है मीटर का, वो रीडिंग होता है जो कनेक्ट करने के बाद, जिस ब्रांच में तुम्हें चाहिए करंट, तो उस ब्रांच में तुम कनेक्ट कर दो एमीटर को। उसके बाद कनेक्ट करने के बाद अगर मान लो इसका 1 ओम रेसिस्टेंस है, इसका 10 ओम है, तो पहले तो 10 ओम था, कुछ करंट था अपना, मान लो 20 एम्पियर, लेकिन अब जब ये एमीटर लगा दिए तो ये अपना 1 ओम भी लाया और अब इस ब्रांच का 11 ओम हो चुका, इसलिए स्लाइटली करंट विल चेंज। और जो करंट का वैल्यू चेंज, मान लो आई डैश जो चेंज होने के बाद अगर 19.5 एम्पियर आया तो यही इसका रीडिंग होगा, यही इसका रीडिंग होगा। कनेक्शन के बाद जो एग्जिस्ट करता हुआ करंट होता है वही हमारा रीडिंग होता है। तो ये सब बात हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था भाई, in addition to current sensitivity and voltage sensitivity of the galvanometer। बोलो ठीक है यहाँ तक भाई? तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देखने जा रहे थे भाई कि गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन। यहाँ तक में कोई डाउट तो नहीं है भाई लास्ट क्लास वाले में? बोलो, लास्ट क्लास वाले में किसी को कोई डाउट है तो बता दे, बताओ भाई, कोई डाउट है? नहीं है? अरे आवाज़ तो आ रही है, बोला करो ना आदित्य, अर्नव। नहीं है सर। चलो तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम लोग देख रहे थे कि गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करें। तो गैल्वेनोमीटर तो वोल्ट मीटर के लिए आपको क्या करना है भाई? तो इसका यूज़ करने हैं वोल्ट मीटर की तरह। तो पहले मैंने ये बताया कि गैल्वेनोमीटर खुद में एक वोल्ट मीटर भी होता है, कैन एक्ट एज वोल्ट मीटर बट ऑफ वेरी स्मॉल रेंज, बट ऑफ वेरी स्मॉल रेंज। कितना भाई? तो पहले का रेंज होता है 0 to IG RG। IG है पहले वाला रेंज और RG है गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस। IG है हमारा करंट मेजरिंग मैक्सिमम रेंज। देखो IG को हम लोग बोलते हैं करंट जो मैक्सिमम ये मेजर कर सकता है, डेट इज करंट, ऐसा भी लैंग्वेज में लिखा रहता है क्वेश्चन में। IG को बोलते हैं करंट कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। करंट कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। मतलब गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग करंट, इसी को हम लोग IG बोलते हैं और यही हमारा मैक्सिमम करंट मेजरिंग रेंज है ओरिजिनल गैल्वेनोमीटर का। अच्छा, तो देखो भाई, अगर ये गैल्वेनोमीटर है जिसका की रेसिस्टेंस शंट RG है, जिसका रेसिस्टेंस RG है, 2 ओम है मान लो, ठीक है भाई, तो इसको हम लोग रेंज बढ़ाना चाहते हैं। पहले तो ये कितने रेंज वाला हो गया भाई? तो 0 to IG मैक्सिमम मेजर करता है, तो इसका वोल्टेज मेजरिंग रेंज हो जाएगा 0 to, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना, जब यहाँ IG करंट चलेगा तो उस समय का पोटेंशियल डिफरेंस होगा IG इंटू RG, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस 2 ओम है, RG है। तो यहाँ पे वोल्टेज का अगर मैं यहाँ पे स्केल में रीडिंग दूँ तो यहाँ लिखना पड़ेगा IG RG। मतलब इसका जो स्केल होगा वो 0 से लेकर के कहाँ तक, तो IG RG तक मैक्सिमम। IG अगर 3 है, अगर IG मान लो 3 एम्पियर तक मैक्सिमम मेजर कर रहा है, तो 3 इंटू 2 डेट इज 6 वोल्ट तक, तो 6 वोल्ट तक ही ये मेजर कर पाएगा। ये तो बताएगा अपना फुल स्केल डिफ्लेक्शन जब IG यानी 3 एम्पियर चलेगा, बट 3 एम्पियर करस्पॉन्ड्स टू 6 वोल्ट, क्योंकि इसका अपना रेसिस्टेंस ही 2 ओम है। इट मीन्स मैक्सिमम तुम इसको 6 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट कर सकते हो। इसको एज वोल्ट मीटर अगर यूज करें हम लोग
तो वोल्ट मीटर का मतलब क्या, जो पोटेंशियल डिफरेंस है M और N के बीच में वो बताए ये। तो जब हम लोग इसको 6 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्योंकि इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है और ये 6 वोल्ट अगर रहे तो ये 3 एम्पियर का करंट ड्रॉ करेगा। तो ये 3 एम्पियर का करंट ड्रॉ करेगा। इधर वाला हटा रहा हूँ, एक ही तरफ का आप देखें डायग्राम। तो इसका देख रहे हो यहाँ पे कि 6 वोल्ट होगा तो यहाँ 3 एम्पियर का चला करंट, क्योंकि 6 डिवाइडेड बाई 2 3 एम्पियर का करंट, तो 3 एम्पियर पे ही मैक्सिमम दिखाता है ये। तो इसका मतलब 6 वोल्ट तक तुम कनेक्ट कर सकते हो और 6 वोल्ट को ये मेज़र कर देगा। 0 to 6 वोल्ट का इसका रेंज है। अभी ओरिजिनल में गैल्वेनोमीटर एज वोल्ट मीटर यूज करें तो 6 वोल्ट तक मैक्सिमम हम लोग कर पाएंगे, यानी कि IgRg तक कर पाएंगे। अगर Ig3 Rg2 तो ये 6 वोल्ट तक। तुम चाहते हो इसका रेंज बढ़ जाए तो अभी तो भाई 6 वोल्ट के अक्रॉस आप कनेक्ट कर पाओगे। अगर तुम मान लो इसको 4 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट करते हो तो 4 वोल्ट समझो कि ये एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट हो गया, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2 एम्पियर का करंट चलेगा। 2 एम्पियर करंट चलेगा तो ये ऐसे दिखाएगा। तो यहाँ पे 6 है तो यहाँ 4 है तो यहाँ 2 है तो यहाँ 0 है, इस तरह से चलेगा। और अगर मान लो आप 2 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट करते हो तो 2 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2 1 एम्पियर चलेगा तो यहाँ दिखाएगा, 2 वोल्ट अपने आप बता देगा। इसलिए जितने वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट करोगे ये बता देगा कितने वोल्टेज के अक्रॉस कनेक्टेड है, मीन्स कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो बता देगा। लेकिन वो 6 वोल्ट तक ही, क्योंकि 6 से ज़्यादा अगर तुमने 8 वोल्ट भी कनेक्ट कर दिया तो 8 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2 ओम 4 एम्पियर का करंट चलेगा जो इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, जला देगा, क्योंकि इसका रेंज ही 0 to 3 एम्पियर करंट मेजर करने का है। इसलिए आप 6 से ज़्यादा नहीं यहाँ कनेक्ट कर सकते, ये जल जाएगा। तो आप चाहते हो कि इसको मैं 60 वोल्ट भी कनेक्ट कर दूं तब भी ये रीडिंग बताए, तो वो काम हो सकता है। इतना तक तो क्लियर था ना, इतना तक तो क्लियर है। अभी अब मैं आगे बात बढ़ाने जा रहा हूँ। यहाँ तक मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। बोलो आगे चलें। ये मैं इधर का अब मिटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ डायग्राम थोड़ा साफ रहे, और बीच में बोला करो भाई जब भी बोलने का मौका मिलता है तो। ठीक है रिया, यहां तक क्लियर है? 0 2 4 6 वोल्ट के मामले में ठीक है, एंड 6 वोल्ट इज IgRg। अब देखो ध्यान से, अगर मैं चाहता हूं कि इसका रेंज बढ़ाऊं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो सिंपल सा काम करना पड़ेगा। इसके सीरीज में मैं एक रेसिस्टेंस लगा दूंगा, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस मान लो मैंने लगाया 1998 ओम का, ये इसलिए कि 2 ओम ये है, 1998 जब ऐड होगा ये तो क्या बन जाएगा भाई? तो ये बन जाएगा 2000 ओम। इस सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो 2000 ओम बन गया। ये जो बन गया असेंबली 2000 ओम का बन गया। तो अब अगर तुम इसको पोटेंशियल डिफरेंस 2000 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट करोगे, 2000 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट करोगे तो इधर से करंट कितना चलेगा? तो 2000 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2000 ओम इसका रेसिस्टेंस, यानी 1 एम्पियर चलेगा भाई। तो यहाँ 1 एम्पियर हो जाएगा उस कंडीशन में। 1 एम्पियर होने का मतलब है यहाँ दिखाना डिफ्लेक्शन, क्योंकि 1 और 2 और 3 इतना ही तो दिखाता था। ये 1 2 और 3 इतना ही मैक्सिमम दिखाता था 0 से लेकर। तो जब 2000 के क्रॉस कनेक्ट करोगे तब 1 एम्पियर, मतलब यहाँ पे क्या करना, इसको 2000 बना देना, इसको 4000 बना देना, इसको 6000 बना देना। जैसे ही तुमने 1998 ओम का कनेक्ट किया वैसे ही इसका वोल्टेज मेजरिंग रेंज 0 to 6000 हो गया। कैसे? देखो 4000 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट करोगे तो 4000 डिवाइडेड बाई 2000 दैट इज 2 एम्पियर का करंट चलेगा। 2 एम्पियर का करस्पॉन्डिंग यहाँ दिखाएगा भाई 1 एम्पियर 2 एम्पियर, ये दिखा देगा कि 4000 के अक्रॉस कनेक्टेड है। अगर तुम मान लो 5000 के अक्रॉस कनेक्ट कर देते हो तो 5000 के अक्रॉस कनेक्ट करोगे तो 5000 डिवाइडेड बाई 2000 ओम रेसिस्टेंस, 5000 डिवाइडेड बाई 2000 ओम रेसिस्टेंस, तो इससे हो जाएगा 2.5 एम्पियर।
2.5 एम्पेयर मतलब 1 2 2.5 मतलब बीच में, यहाँ दिखाएगा इन दोनों के बीच में 2.5। तो 4000 और 6000 के बीच में क्या होगा? 5000 होगा। 5000 बता दिया। अगर तुम 6000 के अक्रॉस कनेक्ट करोगे तो 6000 डिवाइडेड बाई 2000 दैट इज 3 एम्पियर का करंट चलेगा। और जब 3 एम्पियर करंट चलेगा तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन यहाँ दिखाएगा और बता देगा कि 6000 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्टेड हो। लेकिन अगर तुमने 8000 के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया तो ये 8000 जैसे ही होगा तो करंट हो जाएगा 4 एम्पियर। 4 एम्पियर तो जल जाएगा। लेकिन ये जैसे ही 6000 एंड अगर 1 भी हुआ तो इसका करंट 3 एम्पियर से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा तो ये जलने का चांस आ जाएगा। इसलिए इसका अब लिमिट हो गया 0 to 6000। मतलब न्यू वोल्टेज मेजरिंग रेंज जो होता है, न्यू वोल्टेज जो मैक्सिमम हम लोग अब मेजर कर सकते हैं वो है IG, जो मैक्सिमम करंट इधर चलेगा, मल्टीप्लाइड बाई ये रेसिस्टेंस टोटल, IG मल्टीप्लाइड बाई RG प्लस R एक्सटर्नल। यही तो है, यही है न्यू रेंज। न्यू रेंज। अब इस असेंबली को कितने के अक्रॉस कनेक्ट कर सकते हो भाई? तो 6000 के अक्रॉस कनेक्ट कर सकते हो क्योंकि इसका बना दिया तुमने 2000 ओम। अब अगर इसको मान लो ये जो गैल्वेनोमीटर था इसके सीरीज में मैं रेसिस्टेंस लगा दूं 2998 और इसका अपना था RG, वो था 2 ओम, तो ये टोटल कितना बन गया भाई? तो 3000 ओम का बन गया। ये पूरा असेंबली जो बन गया इसका रेसिस्टेंस अब हो गया 3000 ओम और 3000 ओम हो गया। मैक्सिमम ये जो करंट ले सकता है IG वो है 3 एम्पियर। तो इसका मतलब अब न्यू वोल्टेज मेजरिंग रेंज जो हो जाएगा वो 3 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई 3000 दैट इज 9000 वोल्ट के अक्रॉस अब इसको तुम कनेक्ट कर सकते हो मैक्सिमम। जब 9000 के अक्रॉस कनेक्ट करोगे तो यहाँ करंट चलेगा 9000 वोल्ट डिवाइडेड बाई 3000 ओम रेसिस्टेंस दैट इज 3 एम्पियर का करंट चलेगा, जो कि ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन इसका दिखाएगा। और यहाँ पे जहाँ 3 था वो बन जाएगा हमारा 9000 वोल्ट। जहाँ 3 एम्पियर था उसको 9000 वोल्ट बनाएंगे। जो 2 एम्पियर था उसको 2 एम्पियर का करंट मल्टीप्लाइड बाई 3000 दैट इज 6000 वोल्ट बनाएंगे। और जहाँ 1 था 1 एम्पियर का करंट, वहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाई 3000, 1 एम्पियर जब करंट चलेगा तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 3000 वोल्ट बनाएंगे। और जब 0 था इसका तो उसको तो 0 एम्पियर भी है 0 वोल्ट भी है। तो 0 से लेकर के 9000 वोल्ट तक का ये रेंज हो गया। कब? जब सीरीज में लगाया ये रेसिस्टेंस। तो जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस लगाओगे उतना ही ज़्यादा न्यू रेंज मिलेगा। अब न्यू रेंज क्या हो गया भाई? तो न्यू रेंज हो गया IG। जब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा तो कितना वोल्टेज है वही मैक्सिमम रेंज होगा। ऐसा वोल्टेज जिसके कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम करंट चले। तो मैक्सिमम करंट जब एग्जिस्ट करेगा तो उस समय इसका न्यू रेंज जो हो जाएगा वो हो जाएगा IG मल्टीप्लाइड बाई ये टोटल रेसिस्टेंस। टोटल रेसिस्टेंस कितना है? RG प्लस जो भी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस तुमने कनेक्ट किया है ये। तो यही तो हुआ भाई मेन फॉर्मूला। न्यू रेंज एंड सन जो रेसिस्टेंस लगा रहे हैं इसको सन रेसिस्टेंस नहीं बोलते हैं, ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो लगाया है। सो मेन फॉर्मूला ये बन गया। इट मीन्स कभी भी तुम्हें एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कितना लगाना पड़ेगा वो निकालना चाहते हो तो ये कितना हो जाएगा? V/IG माइनस RG। ये फॉर्मूला लेके लोग याद रखे रहते हैं, याद इसको करते हैं कि ये है भैया मेन फॉर्मूला। न्यू वोल्टेज मेजरिंग रेंज डिवाइडेड बाई IG माइनस RG। ये है R एक्सटर्नल। ये हो गया फॉर्मूला। इसको याद रखो चाहे इसको याद रखो, बात एक ही है। यही हमारा मेन फॉर्मूला। दोनों में से कोई भी याद रखे और कुछ ना भी याद रखो, खाली तुम ये याद रखो कि भैया ये है इसका डायग्राम। सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अब कितने के अक्रॉस कनेक्ट कर पाएंगे? तो ये रेसिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई IG। ये हो गया न्यू रेंज। इट मीन्स वोल्टेज मेजरिंग रेंज बढ़ाना है तो सीरीज में लगाना होगा, क्योंकि तुम पैरेलल में लगा करके तुम इसका करंट ज़्यादा इसमें पास करा सकते हो, वोल्टेज ज़्यादा नहीं कर सकते। वोल्टेज तो इसका अभी भी IG RG ही होगा मैक्सिमम। अगर पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो वोल्टेज तो इसके अक्रॉस जो हम लोग मैक्सिमम दे सकते हैं वो
0 टू IGRG ही दे सकते हैं। तो पैरेलल में कनेक्ट करने से करंट ज़्यादा दे सकते हो, सेफ रखते हुए करंट ज़्यादा दे सकते हो, वोल्टेज ज़्यादा नहीं दे सकते। सो वोल्टेज रेंज बढ़ाना है तो सीरीज में कनेक्ट करने होंगे, करंट मेजरिंग रेंज बढ़ाना है तो पैरेलल में कनेक्ट करने पड़ेंगे। ये बात दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है भाई? इसको मैक्सिमम में कितना पोटेंशियल डिफरेंस से मैक्सिमम मैं अप्लाई कर पाऊंगा भाई? तो ये IG करंट चल रहा है तो IG मल्टीप्लाई बाई RG, इतना ही मैक्सिमम दे पाऊंगा IGRG। तो इसका वोल्टेज मेजरिंग रेंज नहीं बढ़ेगा। पैरेलल में कनेक्ट करने से वोल्टेज मेजरिंग रेंज नहीं बढ़ेगा। हाँ, करंट जरूर ज़्यादा दे सकता हूँ। IG है तो अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो कुछ इधर करंट चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा। अगर मान लो सेम रेसिस्टेंस भी लगे तो IG इधर तो IG इधर, तो यहाँ I का वैल्यू 2IG हो जाएगा। मीन्स ज़्यादा करंट इसको दे सकते हैं, पैरेलल असेंबली में ज़्यादा वोल्टेज नहीं दे सकते। सो करंट मेजरिंग रेंज बढ़ाना है तो इसके पैरेलल में रेसिस्टेंस लगाओ, करंट रेंज बढ़ जाएगा। वोल्टेज मेजरिंग रेंज बढ़ाना है तो सीरीज में लगाओ, अब ज़्यादा वोल्टेज के अक्रॉस कनेक्ट कर सकते हो इसको। वही 3 एम्पियर के लिए ज़्यादा वोल्टेज के अक्रॉस कनेक्ट कर सकते हो। तो वोल्टेज मेजरिंग रेंज बढ़ाना है तो रेसिस्टेंस को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फॉर गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर का मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब है टू इंक्रीज वोल्टेज मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस मेजरिंग रेंज। भाई दिख तो रहा है इस कलर से, इस कलर से दिखता है लिखा हुआ। बदलें, चेंज करने पड़ेंगे। चलो, दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हम लोगों ने देखा, वोल्टेज मेजरिंग रेंज बढ़ा रहे हैं। गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर में कन्वर्जन का मतलब ही यही है कि ये जो छोटे रेंज वाला है उसको प्रैक्टिकल वोल्टमीटर बनाए। प्रैक्टिकल वोल्टमीटर मतलब हाई रेंज का बनाए। तो अब मैं यहाँ कंक्लूजन लिखता हूँ, टू इंक्रीज वोल्टेज मेजरिंग रेंज मीन्स टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर, इंक्रीजिंग वोल्टेज मेजरिंग रेंज। आई थिंक आपको राइटिंग तो समझ में आ ही जाता होगा। टू इंक्रीज वोल्टेज टू इंक्रीज द वोल्टेज मेजरिंग रेंज वी मस्ट कनेक्ट, लिख लो तुम भी, टू मस्ट कनेक्ट एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इन सीरीज with galvanometer such that it can be connected across greater potential difference. विदाउट चेंजिंग IG थोड़ी चेंज कर रहे हैं, IG तो चेंज होएगा ही नहीं। पैरेलल में लगाएंगे IG नहीं चेंज होगा। तो यहाँ पे न्यू रेंज हो जाएगा तो IG मल्टीप्लाइड बाई अब जो न्यू रेसिस्टेंस है वो RG और प्लस R एक्सटर्नल मिला करके कंबाइंड। इससे हम लोग न्यू रेंज के लिए रिक्वायर्ड रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं एंड गिवन रेसिस्टेंस के लिए रिक्वायर्ड रेंज निकाल सकते हैं। मतलब रेंज दिया हो तो रेसिस्टेंस निकालो, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस दिया हो तो न्यू रेंज निकालो। ये फॉर्मूला याद रखें, चाहिए ये फॉर्मूला याद रखें, बात एक ही है, दोनों ही मेन फॉर्मूला है। ये समझ में आ गया भाई? बोलो क्लियर है यहाँ तक? तो अब हम लोग बात करेंगे आइडियल एमीटर की। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? पहलवान बोलने में कितना कंजूसी करता है। रिया बोलो क्लियर है? भुवनेश क्लियर है भाई? यस सर। तो टाइम क्यों लगाते हो बोलने में? तनिष्का क्लियर है? तरुण बोलो भाई, तनिष्का तरुण क्लियर है? माइक ही म्यूट है। चलो, एकता क्लियर है तुम्हारा?
चलो देखो भाई, अब हम लोग देखें कि आइडियल वोल्ट मीटर क्या हुआ। तो वैसे ही जैसे हम लोगों ने आइडियल एमीटर देखा था, आइडियल वोल्ट मीटर किसको बोलेंगे भाई? आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब है कि जो वोल्ट मीटर का काम परफेक्टली करे विदाउट एनी लिमिटेशन, कोई कंडीशन नहीं। तो आइडियल वोल्ट मीटर का वोल्टेज मेजरिंग रेंज इनफाइनाइट होना चाहिए। आइडियल वोल्ट मीटर हैव इनफाइनाइट वोल्टेज मेजरिंग रेंज, एज लिखे ना, वोल्टेज मेजरिंग रेंज इसका इनफाइनाइट होगा। मतलब ये नहीं कि 1000 वोल्ट है तो भैया ये नखरे दिखाने लग जाए कि नहीं 1000 में तो मैं जल जाऊंगा, वो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये आइडियल है, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, कोई वोल्ट मीटर आइडियल नहीं होता। तो आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब है कि भाई इनफाइनाइट रेंज हो, उसके लिए मैं कंडीशन निकाल रहा हूं क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका मतलब उसका V टेंडिंग टू इन्फिनिटी होना चाहिए, न्यू रेंज शुड बी इन्फिनिटी। तो उसके लिए मैं चाहता हूं कि R एक्सटर्नल का वैल्यू कैलकुलेट करें, रिक्वायर्ड R एक्सटर्नल क्या होगा उसके लिए, अगर हम लोग चाहते हैं कि किसी गैल्वेनोमीटर को आइडियल वोल्ट मीटर बना दें। तो ठीक है भाई, तो उस कंडीशन में R एक्सटर्नल का जो रिक्वायरमेंट होगा वो V/IG माइनस RG होता था, याद होगा, यही होता था ना फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला जो था वो यही था, V/IG माइनस RG। और ये कहाँ से आता था? तो वहीं से आता था भाई, इससे। V/IG इक्वल टू RG प्लस R एक्सटर्नल, तो R एक्सटर्नल हो गया V/IG माइनस RG। तो इसलिए आप दोनों में से कोई फॉर्मूला याद रखोगे तो इससे मिल जाएगा। अब इसमें हम लोग V अगर इनफाइनाइट रखें, अगर इस V का वैल्यू इनफाइनाइट रखें तो ये इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई IG इनफाइनाइट ही रहेगा, माइनस RG इनफाइनाइट ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। मीन्स R एक्सटर्नल जो लगेगा वो इनफाइनाइट लगेगा। अच्छा भाई, जब R एक्सटर्नल लगेगा देन वोल्ट मीटर रेसिस्टेंस क्या होगा? तो वोल्ट मीटर रेसिस्टेंस पहले होता क्या है? तो वोल्ट मीटर रेसिस्टेंस होता है, वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर और जो R एक्सटर्नल लगाए थे इन दोनों का कंबाइंड रेसिस्टेंस, क्योंकि इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन है भाई, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस जो होता है RV से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रेसिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर वो होगा RG प्लस R एक्सटर्नल। यही तो है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज ऑफ RG एंड R एक्सटर्नल। ठीक है भाई, तो वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर का, ये तो भाई किसी भी वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस है, ये तो किसी भी वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस है, चाहे वो आइडियल रहे या मत रहे। लेकिन आइडियल वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो हम लोग निकाल सकते हैं रेसिस्टेंस, ये तो हमारा फॉर्मूला समझो बन गया, कोई भी वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर कितना हो जाएगा? बोलो भाई क्या होना चाहिए? आइडियल वोल्ट मीटर के लिए हमें एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इनफाइनाइट लगाना पड़ेगा। तो आइडियल वोल्ट मीटर के लिए जो रेसिस्टेंस हो जाएगा वो RG प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी लगा के करना पड़ेगा। तो ये मिला, मतलब क्या मिला? इनफाइनाइट ही मिला। सो रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होगा तब ये इनफाइनाइट रेंज का करंट मेजर, वोल्टेज मेजर कर लेगा। जब इनफाइनाइट है तो IG इंटू इनफाइनाइट यानी इनफाइनाइट रेंज बन जाएगा इसका। तो R एक्सटर्नल रिक्वायर्ड, जितना बड़ा करोगे उतना बड़ा रेंज, जितना बड़ा करोगे उतना बड़ा रेंज। हमें इनफाइनाइट रेंज चाहिए, तो इनफाइनाइट इतना बड़ा करने के लिए इनफाइनाइट रेसिस्टेंस भी लगाने पड़ेंगे। बोलो क्लियर है यहाँ तक? इनफाइनाइट रेसिस्टेंस भी लगाने पड़ेंगे। बोलो भाई, रिया क्लियर है? भुवनेश क्लियर है भाई? बोलो। यस सर। कुछ लोग का आवाज ही नहीं आता है, पता नहीं क्या करते हैं। अर्णव क्लियर है तुम्हारा? यस सर।
ठीक है, तो ये आइडियल वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया। अब फिर वो बात हम लोग देखें भाई कि आइडियल वोल्ट मीटर, जैसे मान लो कोई भी हम लोग रेसिस्टेंस है और कोई सर्किट होगा भाई, बहुत बड़ा सर्किट होगा, कुछ होगा सर्किट में बहुत कुछ लगे रहते हैं, हमें M और N के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान लो मेजर करना है। हमने लगाया वोल्ट मीटर, ध्यान देना, हमने लगाया वोल्ट मीटर। तो क्वेश्चन कई बार पूछ दिया जाता है कि वोल्ट मीटर लगा हुआ, बताओ भाई इसका रीडिंग क्या होगा। तो इसका रीडिंग क्या होगा, तो ध्यान देना, एमीटर हो या वोल्ट मीटर हो, इसका जो रीडिंग होता है, रीडिंग इज द वैल्यू ऑफ करंट एमीटर के केस में एंड पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर के केस में एग्जिस्टिंग आफ्टर कनेक्शन ऑफ एमीटर और वोल्ट मीटर इन द सर्किट। उस सर्किट में हम लोग एमीटर या वोल्ट मीटर लगा दें, लगाने के बाद जो एग्जिस्ट करेगा करंट या पोटेंशियल डिफरेंस, वही जिस ब्रांच में एमीटर लगाओगे, मान लो यहाँ एमीटर लगा दिया, तो भैया यहाँ पे एमीटर का रेसिस्टेंस काउंट करो, कुछ तो होगा, मान लो 2 ओम, कई बार क्वेश्चन में दे दिया जाता है। और ये वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस मान लो दे दिया कभी 100 ओम है, वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस 100 ओम है, दे दिया जाता है। अगर नहीं दिया जाए तो इसको आइडियल वोल्ट मीटर समझेंगे, और आइडियल वोल्ट मीटर मीन्स इनफाइनाइट रेसिस्टेंस। इनफाइनाइट रेसिस्टेंस मतलब कोई करंट ड्रॉ नहीं करेगा। अब एक बात बहुत ध्यान से समझ लो, आइडियल अगर होगा तो कुछ नहीं दिया जाएगा, कोई रेसिस्टेंस वैल्यू ना दिया जाए तो आप आइडियल वोल्ट मीटर समझेंगे। और आइडियल वोल्ट मीटर मतलब इनफाइनाइट रेसिस्टेंस, मतलब कि यहाँ से वो नेग्लिजिबल बिल्कुल नहीं करंट ले जा रहा है, तो ओरिजिनल बता देगा ये पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन ओरिजिनल कब बताएगा, जब कोई भी करंट ना हो, कोई भी करंट ड्रॉ ना करे। आइडियल वोल्ट मीटर, अब ध्यान से समझना, आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब हुआ कि विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल सर्किट, और ये वोल्टेज बता दे। तो बिना डिस्टर्बेंस के लिए करंट ड्रॉन 0 होना चाहिए, तभी तो जो करंट जा रहा था वो बेचारा वैसे ही चला जाएगा। 10 एम्पीयर जा रहा था 10 एम्पीयर चला जाएगा। इधर हमारा कोई करंट ना जाए तो डिस्टर्बेंस नहीं है ओरिजिनल सर्किट को। ओरिजिनल सर्किट को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा अगर ये वोल्ट मीटर कोई करंट ड्रॉ ना करे, ठीक है। लेकिन अगर करंट ये ड्रॉ ही नहीं करेगा तो रीडिंग नहीं देगा, क्योंकि ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से बना है उसमें करंट ही नहीं पास करेगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट नहीं बनेगा, तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो ये पॉइंटर हिलेगा नहीं, तो रीडिंग देगा नहीं। इट मीन्स रीडिंग देने के लिए करंट चाहिए, और करंट लेगा तो डिस्टर्ब करेगा। आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब है ना डिस्टर्ब करे और रीडिंग दे दे, तो भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। डिस्टर्ब करेगा तभी तो करंट ले पाएगा, करंट लेगा तभी रीडिंग देगा, इसलिए रीडिंग देगा तो चेंज्ड वैल्यू का रीडिंग देगा। अब बिल्कुल डिस्टर्ब ना करे तो रीडिंग ही नहीं देगा। इसलिए ऐसा कोई वोल्ट मीटर पॉसिबल नहीं है जो विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल सर्किट और इसका एक्यूरेट वैल्यू बता दे। जब डिस्टर्ब ना करे और पोटेंशियल डिफरेंस बता दे तो भैया रीडिंग ही नहीं दे पाएगा, डिस्टर्ब नहीं किया तो, करंट ड्रॉ नहीं किया तो। इसलिए आइडियल वोल्ट मीटर नहीं हो सकता, और इसीलिए बोला जाता है पोटेंशियोमीटर इज आइडियल वोल्ट मीटर, क्योंकि पोटेंशियोमीटर को चाहिए ही नहीं, इधर से करंट चाहिए ही नहीं, उसका अपना सर्किट रहता है, वहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ वाले से बैलेंस होता है, तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, इधर का करंट अलग, इधर का करंट अलग, और ये पोटेंशियल डिफरेंस एज इट इज मेजर हो सकता है पोटेंशियोमीटर से। सो पोटेंशियोमीटर विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल सर्किट, विदाउट ड्रॉइंग एनी करंट, it gives potential difference value. So potentiometer is ideal voltmeter, but voltmeter ideal नहीं हो सकता। आइडियल होने के लिए इनफाइनाइट रेसिस्टेंस चाहिए, और इनफाइनाइट रेसिस्टेंस तभी हमारा करंट 0 ड्रॉ करेगा। हाँ बोलो, डाउट।
अरे भाई भुवनेश, बस एक याद रख लिए कि पैरेलल में लगाते हैं। एक ही चीज़ खाली याद कर लेने से वो सब जगह वही काम करेगा। पैरेलल में लगाते हैं कब सुना है तुमने? तो पैरेलल में लगाते हुए उस कंडीशन में सुना है कि हम लोग वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं जब हमें वोल्ट मीटर यूज़ करना हो। जहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए m और n के अक्रॉस चाहिए तो m और n के अक्रॉस कनेक्ट कर दो वोल्ट मीटर को पैरेलल में। यही चीज़ बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वोल्ट मीटर को जब भी यूज़ करना हो, किसी दो पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने हो तो इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दो। यही सुना है हमने बचपन से, ठीक है। तो भैया जब यूज़ करना होगा वोल्ट मीटर को वोल्टेज मेजर करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, तो पैरेलल में लगाएंगे। उस बात से कब मना किया जाएगा? और कभी नहीं होगा ऐसा मना। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो पैरेलल में ही लगाना है। लेकिन ये पैरेलल में जो लगाते हैं, इसी चीज़ को तुम हर जगह थोड़ी ना अप्लाई कर दोगे। वोल्ट मीटर मतलब पैरेलल, वोल्ट मीटर मतलब पैरेलल, ऐसे थोड़ी होता है। अभी जो हम लोगों ने सीरीज रेसिस्टेंस की बात की वो था कि वोल्टेज मेजरिंग रेंज बढ़ाना है तो सीरीज में रेसिस्टेंस लगाना है। वोल्ट मीटर का अगर रीडिंग बढ़ाना है, मतलब गैल्वेनोमीटर को रीडिंग बढ़ाना है, तो इसके सीरीज में कनेक्ट करना होगा। ये सीरीज में कनेक्ट करने से ज़्यादा वोल्टेज के क्रॉस कनेक्ट कर पाएंगे और रीडिंग ले पाएंगे। तो यहाँ पर्पस अलग है भुवनेश। यहाँ है वोल्ट मीटर का रेंज बढ़ाना चाह रहे हैं, वोल्टेज मेजरिंग रेंज, तो इसके सीरीज में रेसिस्टेंस लगाएंगे। अब यहाँ पे वो चीज़ थोड़ी लगाएंगे कि पैरेलल में लगाते थे, पैरेलल में लगाते। अरे पैरेलल में वोल्ट मीटर को यूज़ करने के लिए लगाते हैं, जब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है तब लगाते हैं वोल्ट मीटर को पैरेलल में। लेकिन अगर किसी वोल्ट मीटर का अगर रेंज बढ़ाना हो तो उसके सीरीज में रेसिस्टेंस लगाने पड़ते हैं। ये दोनों सिचुएशन अलग हैं, दोनों पर्पस अलग हैं और दोनों अलग अलग है। इसको मिक्स मत करो। कुछ समझ में आया भुवनेश? समझ में आया? इसमें ये कहता है कि अगर पोटेंशियल वोल्टमीटर को हाँ, हम पैरेलल में लगाते हैं तो पैरेलल में तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है ना, फिर भी पोटेंशियल वोल्टमीटर चेंज कर देता है। पैरेलल में सेम रहता है, इसके और इसके क्रॉस सेम रहता है ना, इसके तो सेम रहता है। मतलब क्या? फिर सेम वाला चीज़, फिर तुम्हारा वही बीमारी हो गया। फिर समझो ध्यान से, क्या बीमारी हो गया ये ज़रा समझो। तुमने बोला कि पैरेलल में तो सेम रहता है, तो फिर चेंज कैसे कर दिया? अरे भैया पैरेलल में रहता है सेम, मतलब कि ये जो एग्जिस्ट कर रहा है 10 वोल्ट, तो ये भी है 10 वोल्ट, ये दोनों सेम होंगे, ठीक है। पैरेलल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये है सेम पोटेंशियल डिफरेंस। और अभी जो तुम मिक्स कर रहे हो वो ये है कि पहले पोटेंशियल डिफरेंस 10 था, कनेक्ट करने के बाद 9 हुआ, तो ये पहले वाला वैल्यू और अब कनेक्ट करने के बाद का वैल्यू, पहले वाला 10 और अब का 9, ये दोनों चेंज हो जाएंगे। इन दोनों को तुम सेम क्यों कहना चाह रहे हो? ये होगा कि यहाँ भी 9 और यहाँ इसके क्रॉस भी 9, इसके क्रॉस भी 9, सेम तो है। लेकिन तुम पहले वाले से, पहले 10 वोल्ट था अब 9 वोल्ट, उन दोनों को थोड़ी सेम कर लेंगे। बात समझे? सेम है मतलब पकड़ लेंगे हर जगह सेम। सेम क्या? सेम तो भाई जब भी पैरेलल में होता है तो सेम ही तो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, जो यहाँ वही यहाँ। लेकिन पहले वाला 10 वोल्ट था, कनेक्ट करने के बाद ये अपना रेसिस्टेंस लाया, सर्किट में चेंज हुए, पैरामीटर्स चेंज हुए और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस अब 9 वोल्ट हो गया, तो वो 10 वाला इज़ नॉट इक्वल टू 9, पहले वाले से चेंज, बट जो चेंज है वो इसके लिए भी है, इसके लिए भी, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, ये दोनों सेम रहेंगे। डाउट क्लियर हुआ? यस सर। और किसी को कोई डाउट है? कोई भी चीज़ देखो सुनो तो उसको कंडीशन के साथ याद रखो, नहीं तो पता लगेगा कि एक का कंक्लूजन दूसरे जगह लगा रहे हैं तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा।
जैसे ही वोल्ट मीटर आता है माइंड में, तो वैसे ही आपके दिमाग में अगर पैरेलल घूमता है, तो वो चीज़ ध्यान ये भी रखें कि जब वोल्ट मीटर को यूज़ करना होगा तो जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए उसके पैरेलल में कनेक्ट कर दो। यूज़ करने के लिए वोल्ट मीटर को पैरेलल में ही लगाते हैं, अब पैरेलल में ही लगाने पड़ेंगे। अब तुम इसके सीरीज में लगा के वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ी ना यूज निकाल लोगे। सीरीज में लगाओगे तो तुम्हें करंट मिलेगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ मिलेगा? यहाँ में क्या था? सीरीज में लगाओगे तो करंट इसके थ्रू पास होगा, इसका जो आरजी है यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको पता लग सकता है। इधर का क्या पता लगेगा? इसको नहीं पता लगेगा। सीरीज में लगाओगे तो करंट पता होगा, पैरेलल में लगाएंगे तो इधर का पोटेंशियल डिफरेंस, इधर का पोटेंशियल, ये पोटेंशियल डिफरेंस बता देगा। जो ये है वही ये रहेगा। जो है ये 9 वोल्ट है तो 9 वोल्ट रहेगा, वो 9 वोल्ट रीडिंग देगा। इसलिए तो मैंने पहले लिखा था कहीं पे, अभी आज ही लिखा था कि एमीटर एंड वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या होता है। तो उनको जब कनेक्ट कर देते हैं उसके बाद का जो रीडिंग होता है, उसके बाद का जो पोटेंशियल डिफरेंस वैल्यू होता है वो होता है, पहले वाला नहीं होता है, बाद वाला होता है, चेंज्ड वैल्यू होता है। और वो चेंज्ड वैल्यू 9 वोल्ट यहाँ भी रहेगा, वो 9 वोल्ट यहाँ भी रहेगा। ये तो मैंने पोटेंशियोमीटर के टाइम में भी बताया था कि जब भी वोल्ट मीटर को यूज़ करते हैं तो वो पहले अपना रेसिस्टेंस लेके आएगा, कनेक्ट होगा, सर्किट का पार्ट बनेगा और उससे यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस स्लाइटली चेंज होगा और वो चेंज्ड वैल्यू ही ये बताएगा। ओरिजिनल मेजर करना था तो उस मामले में एक्यूरेट नहीं है कि ओरिजिनल को ये बता दे। ओरिजिनल तो तुम्हें जो है वो पोटेंशियोमीटर ही बता पाएगा, आइडियल वोल्ट मीटर। जो ओरिजिनल यहाँ एग्जिस्ट कर रहा था 10 वोल्ट, उसको पोटेंशियोमीटर बता देगा। विदाउट ड्रॉइंग एनी करंट इट विल मेजर। इसलिए तो पोटेंशियोमीटर को बोलते हैं आइडियल वोल्ट मीटर। लेकिन वोल्ट मीटर तुम्हें ओरिजिनल 10 था तो वो ओरिजिनल 10 नहीं बताएगा, क्योंकि ओरिजिनल 10 बताने के लिए इसको कोई करंट ड्रॉ नहीं करने पड़ेंगे। और जब करंट ड्रॉ नहीं करेगा तो रीडिंग भी नहीं देगा, क्योंकि बिना गैल्वेनोमीटर में करंट गए हुए जो कॉइल है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसमें करंट ही नहीं है तो मैग्नेटिक मोमेंट NIA नहीं बना, और वो नहीं बनेगा तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क नहीं आएगा, तो पॉइंटर घूमेगा कैसे? घूमेगा ही नहीं स्केल पे। तो इसलिए रीडिंग देने के लिए करंट चाहिए, और करंट ड्रॉ करेगा तो चेंज करेगा पोटेंशियल डिफरेंस। सो चेंज वैल्यू इज मेजर। वोल्ट मीटर इस मामले में एक्यूरेट है कि जो भी चेंज कर दिया वो चेंज बता देगा, चेंज वैल्यू बता देगा। जो अभी है वो बताएगा, पहले जो था वो नहीं बताएगा। जो कनेक्ट करने के बाद है वो बताएगा एक्यूरेटली। इसलिए पोटेंशियोमीटर में याद होगा, पोटेंशियोमीटर में कोई भी रीडिंग लेने से पहले आप या वोल्ट मीटर लगा लो, ताकि जो अब एग्जिस्ट कर रहा है ना वो यहां बताता रहे। 80 वोल्ट है तो 80 वोल्ट बताएगा, 20 वोल्ट यहां रहेगा 100 वोल्ट में से। पहले आप लगा लो और उसके बाद अब करो काम, जो भी है वो ये बताएगा। जबकि वोल्ट मीटर कनेक्ट करने के पहले ये 88, 81 वोल्ट या 82 वोल्ट हुआ होगा, कोई बात नहीं है। जो भी वैल्यू रहा होगा इसका कनेक्शन के पहले वो रहे, उससे हमें क्या मतलब, उसका तो यूज भी नहीं कर रहे हैं। कनेक्शन के बाद तो 80 वोल्ट है ना, तो ये जो VPQ डिवाइडेड बाई L इंटू बैलेंसिंग लेंथ बोलते हैं, EMF या पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये VPQ क्या है? ये है पोटेंशियल डिफरेंस जो P और Q के क्रॉस है, यानी रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। 80 वोल्ट है तो ये 80 यूज करेंगे। इसके पहले वो 81 था कि 82 था, उसका हमें मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है, उसका तो हम लोग यूज भी नहीं कर रहे हैं, उससे कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए वोल्ट मीटर लगाओ और जो एग्जिस्ट कर रहा है वो तो बता रहा है ना एक्यूरेट, वो यूज करेंगे, काम होता रहेगा। बोलो, यही तो लिखा था अभी, रीडिंग ऑफ एमीटर और वोल्ट मीटर। रीडिंग इज द वैल्यू ऑफ करंट और पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्टिंग आफ्टर कनेक्शन ऑफ एमीटर और वोल्ट मीटर इन द सर्किट। बोलो, क्लियर है? वोल्ट मीटर का रेंज बढ़ाना है तो इसके सीरीज में रेसिस्टेंस लगाने होंगे। वोल्ट मीटर को यूज करने हैं तो पैरेलल में कनेक्ट करने पड़ेंगे। एमीटर का अगर रेंज बढ़ाने हैं तो पैरेलल में शंट लगाओ, रेंज बढ़ाना है तो पैरेलल में शंट रेसिस्टेंस लगाओ, और इसका यूज करने हैं तो जिस ब्रांच का करंट चाहिए उसके सीरीज में लगाओ। ये उस दिन भी लिखवाया था, अभी फिर बता दिया। तो वोल्ट मीटर के लिए 2 पॉइंट लिख लेंगे।
टू इंक्रीज, लिखो, टू इंक्रीज वोल्टेज मेजरिंग रेंज। भाई अपना माइक को ऑफ रखो, जब बोलना होता है तब ऑन करना होता है। टू इंक्रीज वोल्टेज मेजरिंग रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर और वोल्ट मीटर, टू इंक्रीज वोल्टेज मेजरिंग रेंज, फटाफट लिखो भाई कॉपी में अपने, क्या करना पड़ेगा बताओ। टू इंक्रीज वोल्टेज मेजरिंग रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर और वोल्ट मीटर, वी कनेक्ट आर एक्सटर्नल इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर और वोल्ट मीटर। आपको ये नहीं समझ में आ रहा हो कि ये वोल्ट मीटर क्या बोल रहे हैं। बट टू यूज, लिखो पहले समझाते हैं, बट टू यूज वोल्ट मीटर फॉर पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट, we connect a voltmeter in parallel with the circuit, मतलब M और N जिसके अक्रॉस निकालना चाहते हैं, parallel with the circuit for measuring न्यू वैल्यू ऑफ VMN। ये मैं जानबूझ के लिख दे रहा हूँ, आफ्टर कनेक्शन। ये बात समझो, देखो मैंने क्या लिखा, टू इंक्रीज वोल्टेज मेजरिंग रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर और वोल्ट मीटर। देखो वाइवा में पूछ दिया जाता है, प्रैक्टिकल में भी, कि एक वोल्ट मीटर है, मान लो ये गैल्वेनोमीटर था, इसके सीरीज में लगा करके मैंने क्या किया, इसका सारे लोग ध्यान दें बोर्ड पे, एक गैल्वेनोमीटर था जिसका हमारा RG था कुछ, मान लो 2 ओम, और हमने 1998 ओम लगा करके अब टोटल 2000 ओम बना रखा है इसका, और इसका वोल्टेज मेजरिंग रेंज IG/RG से बड़ा हो चुका है रेंज। अब IG/RG से कितना हो चुका है, तो IG इंटू RG प्लस R एक्सटर्नल। बोलो दिख रहा है भाई सबको? भुवनेश दिख रहा है यहाँ तक? अब जरा देखो, एक ऐसा पॉइंट जो कि वाइवा में भी पूछा जाता है और कई बच्चे इसमें फंस जाते हैं। पहले वाला रेंज ये था, और अभी मैं पूछूंगा आप में से ज़्यादा लोग कंफ्यूज जाएंगे। हमने गैल्वेनोमीटर को रेंज बढ़ाया 1998 ओम का लगा करके, 2000 हो गया, न्यू रेंज हमारा ये बन गया, IG इंटू RG प्लस R एक्सटर्नल। ठीक है भाई, न्यू रेंज बन गया। पहले था मान लो 0 to 6 वोल्ट, पहले जो गैल्वेनोमीटर था वो 0 to 6 वोल्ट, क्योंकि IG है 3 एम्पियर और RG है मान लो 2 ओम। ठीक है, तो इस तरह 0 to 6 वोल्ट था। अब कितना रेंज हो गया भाई, तो 0 to IG 3 है और ये 2000, यानी कि 0 to 6000 वोल्ट का बन चुका है ये। ठीक है, ये बन चुका है वोल्ट मीटर। ये था अब तक गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब ध्यान देंगे सारे लोग। अब क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि अच्छा बच्चा बताओ कि तुमने वो गैल्वेनोमीटर का रेंज बढ़ा दिया। ठीक है भाई, अब ये बन गया वोल्ट मीटर। क्या ये नए वोल्ट मीटर का भी रेंज और बढ़ा सकते हैं? तो स्टूडेंट बोलेगा कि ये तो पहले ही रेंज बढ़ा के ही तो है ये वोल्ट मीटर, अब इसका रेंज कैसे बढ़ेगा? कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ रेंज बढ़ा सकते हैं, इसका डब्बा खोलेंगे और इसके सीरीज में जो लगाया था 1998 उसको हम लोग 2998 कर देंगे, रिप्लेस कर दें, इसको हटा करके बड़ा और रेसिस्टेंस लगा दें और लार्ज वैल्यू का रेसिस्टेंस लगा दें, तो इसका न्यू रेंज और बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है भाई, हाँ कर सकते हो ऐसे।
रमेश ने बोला कि नहीं ये तो बढ़ा हुआ है रेंज, अब इसको क्या बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे। सुरेश आया, उसका भाईवा हुआ। सुरेश ने बोला कि हाँ बढ़ा सकते हैं, इसमें हम लोगों ने जब गैल्वेनोमीटर से कन्वर्ट किया था तो इसमें 1998 का कुछ लगाया होगा, उससे ज़्यादा वैल्यू का लगा देंगे तो फिर ये न्यू रेंज और बढ़ जाएगा। तो सुरेश को ज़्यादा मार्क्स मिल गए। फिर नोबिता आया, उसको भी पूछा गया भाईवा में कि अच्छा ये बताओ कि इसका रेंज बढ़ा सकते हैं अब क्या। तो बोला कि हाँ बढ़ा सकते हैं, जो सुरेश बोल के गया वही, इसको रिप्लेस करें और ये नया न्यू वैल्यू लार्ज वैल्यू का लगाते हैं। तो टीचर ने पूछा कि नहीं वो वाला छोड़ो, अब वो जो जवाब दिया वो ठीक है। उसने बोला कि खोल करके और इसमें हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे जो लगाया था। तुम बताओगे, अब मुझे खोलना नहीं है, नहीं खोलना है, जो गैल्वेनोमीटर बन गया, जो गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बन गया वो बन गया, अब इसको छेड़छाड़ नहीं करनी है। तुम बताओ अब इसका रेंज कैसे बढ़ाएंगे। तो उसका जवाब क्या होगा, और रेंज बढ़ा सकते हो भाई, अरे इसको बदलना थोड़ी ज़रूरी है। ये वोल्ट मीटर के इधर ले आते हैं भाई, इधर एक और 2000 का लगा देते हैं और इस पूरे को समझा जाए एक वोल्ट मीटर, न्यू वोल्ट मीटर मान लो V2, न्यू वोल्ट मीटर समझ सकते हैं, V' समझ सकते हैं भाई, न्यू वोल्ट मीटर बन गया। उसका रेंज क्या हो जाएगा, तो 2000 और 2000 4000 यानी कि इसका न्यू रेंज हो गया हमारा, वो हो गया IG इंटू RG प्लस ये R एक्सटर्नल जो लगा था वो, प्लस ये R एक्सटर्नल डैश लगाए हैं वो, यानी कि IG3 और ये 2 प्लस 1998 और प्लस ये 2000 इन टोटल हो गया 4000 इंटू 3 यानी कि 12,000 वोल्ट। न्यू रेंज हमारा 12,000 वोल्ट। और क्या बढ़ा सकते हैं, हाँ भैया और लगा दो सीरीज में, लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, पूरे को एक समझ लो, पूरे को एक कार्टून में रख लो और इसके सीरीज में लगा लो 10 रेसिस्टेंस, पूरा जितना रेसिस्टेंस होगा मल्टीप्लाइड बाई IG करना, न्यू रेंज बन जाएगा बिना ढक्कन खोले हुए। हाँ लेकिन तुम्हें इसके लिए ढक्कन नहीं खोलना है, तो इसका जो स्केल था 0 से 6000 तक बना था, तो उसको अब 0 to 12,000 करना है। तो स्केल अगर ग्लास निकालोगे तब ना उसके रीडिंग चेंज करोगे और ये रेसिस्टेंस चेंज करोगे, तो इसके लिए मना कर दिया गया। तो ठीक है भाई, इसके बदले में इधर रेसिस्टेंस लगा दिया। अच्छा तो यहाँ जो लिखा हुआ है वो, तो फिर उसको ग्लास के ऊपर ही लिखना पड़ेगा, ग्लास के नीचे लिखा हुआ है वो, उसके ऊपर आप इसको चेंज कर दो, क्योंकि अब 4000 बन गया। तो 4000 जब 3 एम्पियर पास करेगा तो 4000 मल्टीप्लाइड बाई 3 12,000 बन जाएगा। तो ग्लास के ऊपर से यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, या इसको पेंट कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे पेंट करके और लिख देंगे 12,000 यहाँ पे, और यहाँ पे ये ऊपर खाली एक पेंट करेंगे, और यहाँ पे 12,000, यहाँ पे फिर 6,000, यहाँ पे फिर 3,000, ऐसे करके बना देंगे न्यू। तो खोलना नहीं पड़ेगा, बिना खोले भी काम कर सकते हैं भाई। ठीक है, ये बात समझ गए? बोलो भाई, क्लियर हुआ या कोई और डाउट है? सर पोटेंशियोमीटर में हमने वोल्टमीटर लगाया था उसकी, तो उसने हमने बाद में रीडिंग लगाई थी ना, 81 की 80 हो गया था, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट उसका चेंज नहीं हो गया, पहले 81 था 80 हो गया। पोटेंशियोमीटर में तुम जब भी लगाते हो, देखो ध्यान से, जब भी आप पोटेंशियोमीटर में रीडिंग लेने के पहले हम लोग वोल्टमीटर लगा देते हैं, ताकि जो भी अब वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है वो हमारा वोल्टमीटर बताए। तो भाई जब ये कनेक्टेड हो गया तो अब जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है वही तो ये बता रहा है। तो इस मामले में तो ये वोल्टमीटर एक्यूरेट है ना। कुछ लोग ये भी पूछते हैं भाईवा में कि वोल्टमीटर तो एक्यूरेट नहीं होता भाई, पोटेंशियोमीटर एक्यूरेट होता है रमेश। तो हाँ, तो फिर तो पोटेंशियोमीटर में तो वोल्टमीटर ही लगाए रहते हो, तो कैसे वो एक्यूरेट हुआ? तो ये कन्फ्यूजन हो सकता है। तो भाई उसका आंसर है कि वोल्टमीटर को एक्यूरेट क्यों नहीं समझते हैं। इसलिए नहीं समझते हैं कि ये जो 10 वोल्ट एग्जिस्ट कर रहा था, इसको मेजर करने जाते हैं
तो ये इसको पहले 9 वोल्ट बना देता है, 9.5 वोल्ट बना देता है, और वो 9.5 वोल्ट चिल्लाते रहता है भाई ये है रीडिंग, ये है रीडिंग, ये है रीडिंग। तो करना था मेजर किसी को और कर दिए, उसको चेंज कर दिया पहले और वो चेंज वैल्यू बता रहे हैं। तो इस मामले में ये एक्यूरेट नहीं है। ओरिजिनल मेजर करना है तो वो एक्यूरेट नहीं है। लेकिन कनेक्शन के बाद ये 9.5 वोल्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो वो तो एक्यूरेटली बता रहा है ना भाई कि 9.5 एग्जिस्ट कर रहा है, 9.5 एग्जिस्ट कर रहा है, सही में 9.5 एग्जिस्ट कर रहा है। अब उसके पहले क्या था वो बताने के मामले में एक्यूरेट नहीं है, लेकिन जो अब एग्जिस्ट कर रहा है वो तो एक्यूरेटली बताएगा ना। तो मैं पोटेंशियोमीटर में यही फैक्ट तो यूज कर रहा हूं कि अब तो बता दे भाई, कनेक्शन के पहले मुझे जानना ही नहीं है कि उसके पहले क्या था, उस समय मतलब क्या है। अभी जो है उसी से तो हम लोग ईएमएफ बताते हैं, VPQ डिवाइडेड बाई L इंटू बैलेंसिंग लेंथ, इससे बताते हैं। तो ये तो हमें एक्यूरेट मिल रहा है ना, ये थोड़ी ना मैं यूज़ कर रहा हूँ कि पहले क्या था, कनेक्शन के पहले क्या था 82, तो 82 थोड़ी लिख रहा हूँ। अरे ये 80 वोल्ट दिखा रहा है तो 80 ही तो लिख रहा हूँ, तो एक्यूरेट तो देगा ना, ये तो एक्यूरेट है। और यहाँ पे अगर हमारा मान लो 30 वोल्ट का है तो 30 वोल्ट का जो भी हमारा बैलेंसिंग मिला वो मिला, ये लेंथ पे 30 वोल्ट है तो 30 वोल्ट है, ठीक है भाई। यहाँ पे करंट तो कुछ ले नहीं रहे हैं इससे, इसलिए ये विदाउट डिस्टर्बिंग द सर्किट इट इज मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये एक्यूरेट है, एक्यूरेट है यहाँ पे, यहाँ एक्यूरेसी का काम कर रहा है, क्योंकि हमारा पर्पस ये नहीं है कि पहले वाला मेजर करे। यहाँ पर्पस था कि पहले वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो मेजर करना है, तो वो मेजर करना है, तो उस मामले में एक्यूरेट नहीं है। लेकिन जो यहाँ कनेक्शन के बाद एग्जिस्ट कर रहा है, जिसके बाद हम लोग रीडिंग ले रहे हैं, बैलेंसिंग लेंथ ढूंढ रहे हैं, और ढूंढने के बाद अब रीडिंग ले लिए, तो अब जो यहाँ फॉर्मूला में लगाएंगे तो वो तो भाई वही होगा ना जो एग्जिस्ट कर रहा है अभी, वही तो ये रीडिंग देगा, और वही हमें चाहिए भी, क्योंकि कनेक्शन के बाद ही तो यूज़ करना शुरू किए हैं। तो अभी क्या पोटेंशियल डिफरेंस है वही तो चाहिए, वो ये दे रहा है, इसलिए ये एक्यूरेट है, एक्यूरेट काम कर रहा है। हमें पहले वाले के रेफरेंस में नहीं देखना है, अभी के मामले में देखना कि अभी जो है वो बता रहा है कि नहीं, तो अभी वाला बता रहा है। बोलो ठीक है, बोलो भाई, कोई डाउट है तो बताओ। और कुछ डाउट आ रहा है तो बताओ। हम लोगों ने देखा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। जब यूज करना है टू यूज वोल्टमीटर फॉर पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट, तो वी कनेक्ट वोल्टमीटर इन पैरेलल विद द सर्किट, दैट इज M और N के अक्रॉस निकालना चाहते हो तो इसके पैरेलल में कनेक्ट करेंगे फॉर मेजरिंग न्यू वैल्यू ऑफ VMN आफ्टर कनेक्शन, न्यू वैल्यू। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बोलो भाई, बोलो भाई, बताओ क्लियर है कि नहीं? अब बता दे भाई। चलो एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखेंगे। इंग्लिश तो सबका पक्का होगा भाई, मैं तो हिंदी मीडियम से पास किया हूँ, आप लोगों का तो इंग्लिश पक्का है, तो अपना इंग्लिश पे ध्यान रखना भाई, समझ आप ज़्यादा जाते हो। जहाँ मैं रॉन्ग रहूँगा तो बताना। एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ external resistance required, find the value of external resistance required to increase the voltage measuring range by n times. For the वोल्टमीटर, ब्रैकेट में लिखा रेसिस्टेंस था वोल्टमीटर का, मान लो 20 ओम,
बताना है। और इसका और कुछ नहीं, इतना ही। इतना ही है। चलो भाई जल्दी से बता दो। आरबी ये है, और एक और दे देता हूँ, आरजी दे देता हूँ। आरजी मान लो मेरा 2 ओम है, ये समझते हैं। गैल्वेनोमीटर का, वोल्ट मीटर का ये है। देखो वोल्ट मीटर के बदले में ये गैल्वेनोमीटर भी लिख सकते थे। वोल्ट मीटर के बदले में गैल्वेनोमीटर भी लिख सकते थे। गैल्वेनोमीटर का भी रेंज बढ़ाते हैं, और पहले से जो वोल्ट मीटर बना हुआ है उसका भी रेंज बढ़ा सकते हैं, ध्यान रखना। फिर जो बना है वोल्ट मीटर, इसका भी रेंज बढ़ा सकते हैं एक और लगा करके। फिर जो बना है वोल्ट मीटर, उसका भी रेंज बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि गैल्वेनोमीटर दिखे, वोल्ट मीटर भी दिख सकता है, गैल्वेनोमीटर भी दिख सकता है। गैल्वेनोमीटर का भी वोल्टेज मेजरिंग रेंज बढ़ाते हैं तो गैल्वेनोमीटर भी दिख सकता है, क्योंकि वो गैल्वेनोमीटर खुद भी वोल्ट मीटर का काम करता है, तो वो भी वोल्ट मीटर है। गैल्वेनोमीटर तो भाई बोथ है, मीटर एंड वोल्ट मीटर का काम करता है, बट ऑफ स्मॉल रेंज, सबको मालूम है। तो इसलिए ये वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर भी बोल सकते हैं, दोनों में से कोई भी दिया जा सकता है। चलो जल्दी से बताओ भाई क्या हो जाएगा, जल्दी से क्लियर करो। सिंपल क्वेश्चन। देखो क्या करेंगे, तो यहाँ पे पता ही है तुम्हें कि फॉर्मूला, ये अगर ये वोल्ट मीटर है तो इसके सीरीज में लगाएंगे, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, और इसका आरजी बोलें या गैल्वेनोमीटर की तरह समझते हैं तो आरजी बोलेंगे, नहीं तो आरवी बोलेंगे। तो ये दिया हुआ है 2 ओम, और पहले का जो रेंज है ओल्ड रेंज 0 to IGRG बोलते हैं, वो समझो कि 0 to यहाँ पे दिया हुआ है 20, अच्छा आरवी 20 वोल्ट है भाई। आरवी क्या लिखे, गड़बड़ कर दिए, आरवी तो दे ही रखे हैं, तो आरवी तो 20 ओम है, फिर आरजी देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं, आरवी हमारा ये है, यानी कि 0 to IGRG था। अगर गैल्वेनोमीटर हो तो 0 to IGRG, और अगर ये वोल्ट मीटर है तो 0 to कुछ V0 है। अब निकालना है हमें, ठीक है, निकालना है। वोल्टेज मेजरिंग रेंज को हम लोग बढ़ाना चाहते हैं। चलो ट्राई किया जाए, सॉल्व किया जाए इसको, और जो क्वेश्चन कह रहा है उस हिसाब से काम करेंगे। अब सारे लोग अपना पेन छोड़ दें और इधर जरा खोपड़ी पे जोड़ दें। देखो न्यू रेंज इसका बढ़ाना चाहते हैं, पूछ रहा है कितना वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा। तो तुम्हें तो पता ही है यही वोल्ट मीटर है, और इसके अक्रॉस हमें ये लगाएंगे तो ये न्यू वोल्ट मीटर पाएंगे। तो न्यू वोल्ट मीटर का जो रेंज होगा, मान लो न्यू रेंज, वो क्या होगा भाई, तो IG मल्टीप्लाइड बाई जो RG है, IG प्लस R एक्सटर्नल, यही तो होता है, यही न्यू रेंज होता है भाई, पढ़ा ही हम लोगों ने। तो न्यू रेंज क्या लिखें, पहले वाला रेंज तो IGRG था, बताओ भाई। RG का वैल्यू दिया हुआ है 2 ओम, RG का वैल्यू दिया हुआ है 20 ओम, 20 ओम ना, 20 ओम। RG का वैल्यू दिया हुआ है 20 ओम प्लस R एक्सटर्नल, और ये जो न्यू रेंज है वो वैल्यू यहाँ रख दो। न्यू रेंज क्या, बताओ भाई। अरे भैया बताओगे कि ऐसे ही बस टाइम पास करने से नहीं होगा ना, बताओ। भुवनेश कितना लिखूं, चिराग बताओ कितना लिखूं, एकता बताओ, रिया बताओ।
कितना लिखें? तनिष्का बोलो, कितना लिखूं? कितना लिखे भुवनेश बोलो? 20 20n। अरे भाई क्या लिखना है वो जरा देखो, सारे लोग मैच करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वोल्टेज मेजरिंग रेंज बाई n टाइम्स द, ठीक है, n टाइम्स से इंक्रीज करने हैं फॉर द वोल्ट मीटर। इसलिए न्यू रेंज क्या हो जाएगा भाई? तो न्यू रेंज हो जाएगा जो भी पहले रेंज था, पहले रेंज था IGRG। चलो भाई, पहले रेंज था IGRG, तो उसमें हमें ऐड करना पड़ेगा इंक्रीमेंट। ये है ओल्ड रेंज, तो ओल्ड रेंज है IGRG प्लस इंक्रीमेंट कितना है? टू, ठीक है, रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वोल्टेज मेजरिंग रेंज बाई, इसलिए मैंने बोला था कि इंग्लिश का थोड़ा सा, इंक्रीज बाई इतना से बढ़ाना है। कितना से बढ़ाना है? n टाइम्स, n टाइम्स से बढ़ाना है, मतलब n टाइम्स IGRG इतना तो बढ़ाना है, इंक्रीमेंट करने हैं। ये नहीं आप लिखेंगे यहाँ पे V डैश का वैल्यू, कुछ लोग V डैश का वैल्यू यहाँ लिख दिए होंगे कि ये n टाइम्स पहले वाला IGRG या n टाइम्स V0 ऐसा लिख दिए होंगे। पहले वाला V0 रेंज है तो अब n टाइम्स। भाई ये वाला हम लोग न्यू रेंज तब लिख सकते थे जब यहाँ लिखा रहता कि इंक्रीज द, रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वोल्टेज मेजरिंग रेंज टू n टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू। अंडरस्टूड है? 2n टाइम्स होता तब ना ये n टाइम्स ओरिजिनल वैल्यू हो जाता, लेकिन इंक्रीजेज बाई लिखा है, मतलब इतना अमाउंट से बढ़ना है। जो पहले था वो तो है ही, इतना से बढ़ना है, n टाइम्स बढ़ना है। ये है न्यू रेंज, क्योंकि जो था वो तो है ही। रेंज इंक्रीमेंट, इंक्रीजेज बाई का मतलब क्या होता है? इतना से बढ़ जाना। इंक्रीजेज टू मतलब इंक्रीज होके ये हो जाना। तो ये वाला तब चलेगा जब हमारा 2 लिखा होता, 2 लिखा होता, इंक्रीजेज 2 लिखा होता, तो ये चलेगा। तो क्वेश्चन में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि इंक्रीजेज 2 लिखा है तो ये कर देंगे। ये इंक्रीजेज बाई है, ठीक है, ये है कि इंक्रीजेज बाई, तो इंक्रीजेज बाई आ गया तो इतना से बढ़ना है। आप बताओ कि मुझे ये समझ में यही आएगा ना, यही आना चाहिए ना, मुझे ठीक समझ में आया है ना क्वेश्चन का मीनिंग? यस सर। कि ये लिखना चाहिए, तुम बोलो, ये तब लिखना चाहिए ना जब यहाँ इंक्रीजेज 2 लिखा रहे। यस सर। इंक्रीजेज बाई है तो इतना से बढ़ जाना है, तो इतना से बढ़ जाना है, तो यहाँ लिखूंगा मैं n+1 और IGRG, ऐसा लिखूंगा मैं n+1 IGRG। तो यहाँ से IG और IG शहीद हो जाएगा और n+1 RG इज इक्वल टू 20 + R एक्सटर्नल। जो RG था, ये RG ही था, ये क्या था? RG ही तो था, नहीं था? 20 भी तो RG ही है ना, RG तो है। तो यहाँ से हम लोग R एक्सटर्नल निकालेंगे, तो R एक्सटर्नल का वैल्यू हो गया n+1 RG माइनस RG, इसलिए n+RG nRG सीधा इसका बन गया आंसर। ये है आंसर। इंक्रीजेस 2 रहता तो ये यूज करते, इंक्रीजेस बाई है इसलिए ये यूज करेंगे। बोलो क्लियर हुआ? रिया क्लियर हुआ इतना? बोलो रिया, एकता।
इतना धीरे से बोलता है, इतना टाइम लगा के बोलते हैं ये लोग, कैसे होगा काम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कर लेंगे ना, अब न्यू रेंज निकालना हो, रेसिस्टेंस निकालना हो, कर लेंगे भाई। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन लिखो, फॉर, चाहे ऐसे लिखें, इफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल accelerated through same potential difference delta V is equal to 4 electron volt, 4 volt, is are entering the magnetic field. Very important question. The magnetic field of B equal to 20 Tesla. In the perpendicular direction. Find ratio radius of alpha particle upon radius of proton and trace their path. किसी एक डायग्राम में आप उसको दिखाएं। चलो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग समझें, कॉन्सेप्ट क्लियर करने का ही क्वेश्चन है ये। और इस संडे आपको इसी टाइम पे आना है, डेट इज 5 to 6:30 जो होता है टाइम, इस संडे आना है। इसमें हम लोग न्यूमेरिकल MCQ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। टॉपिक आगे नहीं बढ़ेगा इसमें, बट ये प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस क्या करेंगे इसमें, आप जो डाउट भेजेंगे होमवर्क के वो डिस्कस करेंगे, और कुछ करंट इलेक्ट्रिसिटी की, जैसे लास्ट संडे किया था हम लोगों ने। लास्ट संडे रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था। मैं बार बार बोलता हूँ कि कभी कभी धोखा हो जाता है। 3-4 फैक्टर होते हैं, कई बार ऐसा होता है 3-4 फैक्टर में एक भी चीज़ माइंड से स्लिप हो गया तो वो बेकार हो जाएगा। 3-4 फैक्टर हैं, चाहे तो कैमरे का सेल कम हो जाना, कैमरे का ऑन ऑफ करना भूल जाए कोई, या कैमरे का मेमोरी ही फुल हो जाए तो फिर वो लेगा ही नहीं, या कैमरे का ही बैटरी डाउन हो जाना। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर, वो सारा रेडी रहे। 5-5 फैक्टर हैं इसमें, 5 फैक्टर में एक भी फेल हुआ तो गया, रिकॉर्डिंग बेकार हो गया। तो ऐसा ही फेल हुआ पिछले संडे, जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी के वेरियस MCQ हम लोगों ने कॉमन डाउट वाले डिस्कस किए थे। अब वो जो अटेंड किया वो किया, जो नहीं किया वो नहीं किया, हो ही नहीं पाया। तो इसलिए पूरा भरोसा लेके ना चलें आप। कभी कभी ऐसा होगा 1-2 महीने पे एक आध क्लास मिस हो सकता है या आधा हुआ, कभी माइक ही ऑन करना भूल गए। तो इतना सारा काम, माइक में भी बैटरी है, उसका बैटरी कम हो गया तो वो भी गड़बड़ कर देगा, उसके लिए साउंड ही ख़राब हो जाएगा। बहुत सारे फैक्टर हैं, इसलिए आप ना पूरा इस पे डिपेंडेंट मत रहें। इसलिए क्लास अटेंड करें। तो संडे हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ करंट के और कुछ हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के। आप लोगों ने जो डाउट भेजा है और जो भेजेंगे उसको इंक्लूड करूँगा। जो लोग नहीं भेजते हैं, घर में बैठे रहते हैं, तो वो ज़्यादा आराम कर रहे हैं। मैं पेरेंट्स से बात करने वाला हूँ भाई, थोड़े ही दिन में, 1-2 दिन में ही पेरेंट्स से बात करूँगा, जिसके रिस्पॉन्स क्लास में कम रहते हैं या होमवर्क का भेज नहीं पाते वो। ठीक है, चलो भाई देखो क्वेश्चन।
इफ प्रोटोन एंड अल्फा पार्टिकल, सबसे पहले तो जानो अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं। अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन को हटा दें तो हीलियम न्यूक्लियस बन गया, इसी को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। हीलियम न्यूक्लियस को ही अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। और प्रोटॉन तो सब जानते ही हैं भाई, प्रोटॉन। तो हीलियम में क्या होता है कि इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन हैं, 2 न्यूट्रॉन हैं और 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। हम लोगों ने दोनों इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया तो बच गया हीलियम न्यूक्लियस ओनली। 2 ही तो था इलेक्ट्रॉन, वो दोनों को भगा ही दिया, अब कोई रिवॉल्व करने वाला नहीं है, तो ये ऐसे बन गया। तो हीलियम का 2 इलेक्ट्रॉन को निकाले, इसलिए प्लस प्लस लगाया यहाँ पे, मतलब पॉजिटिव +2e चार्ज। तो इसका चार्ज जो होता है हीलियम, ये अल्फा पार्टिकल का, वो +2e चार्ज लिख सकते हैं, +2e चार्ज होता है। और इसका मास कितना होता है भाई, तो इसका मास होता है 4 AMU, क्योंकि दोनों, एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, मैंने 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, सबका 1 AMU अप्रॉक्सीमेटली हम लोग समझते हैं। प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास दोनों अप्रॉक्सीमेटली 1 AMU समझते हैं एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन स्लाइटली न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा होता है, स्लाइटली ज़्यादा होता है। लेकिन अभी के लिए हम लोग दोनों को 1 AMU ही समझते हैं, तो 4 AMU इसका यूज़ करेंगे अल्फा पार्टिकल, क्योंकि 4 है भाई, प्रोटॉन भी होता है 1 AMU और न्यूट्रॉन भी होता है, इसलिए 4 AMU इसका मास, ये इसका चार्ज। और आपको इतना ये भी पता है कि चार्ज अपॉन मास रेशियो को हम लोग स्पेसिफिक चार्ज भी बोलते हैं, ये पहले भी याद दिलाया था। ये स्पेसिफिक चार्ज का मतलब है चार्ज पर यूनिट मास, स्पेसिफिक चार्ज का मतलब है चार्ज पर यूनिट मास। तो ये सब बात खैर याद रखने हैं, वेरियस न्यूमेरिकल में ये यूज़ हो सकते हैं। अभी प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट कराए हैं थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी से एक्सेलरेट कराए हैं। तो भैया मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि एक्सेलरेट कराते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस से किसी चार्ज को एक्सेलरेट कराने का मतलब है कि इतने पोटेंशियल डिफरेंसेस को पास कराएंगे। तो कोई भी चार्ज है, जब इतने पोटेंशियल डिफरेंस से ये क्रॉस करेगा तो इस पे वर्क होगा और वो वर्क काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे भाई वेलोसिटी इसका 0 था, यहाँ पे कोई वेलोसिटी नहीं था, इसको एक्सेलरेट ही कराया गया। एक्सेलरेटेड थ्रू दिस पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये है कि इसको पहले हमारा ये रेस्ट में था, इसको एक्सेलरेट कराएं इतने पोटेंशियल डिफरेंस से, तो अब ये सर्टेन वेलोसिटी ले करके निकलेगा। मान लो v0 वेलोसिटी ले करके निकला, तो v0 वेलोसिटी कितना होगा वो आप निकाल सकते हैं, या काइनेटिक एनर्जी कितना होगा इससे निकाल सकते हैं। ये है फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, बताया था ना भाई लास्ट क्लास में भी। बोलो चिराग, लास्ट क्लास में बताया था इसको। भुवनेश बताया था ना इसको। तो वर्क कितना होगा, तो चार्ज है, इसको डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस से पास कराओगे तो यही तो होता है Q × V2 - V1, यही होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो वर्क डन है, और ये काइनेटिक एनर्जी अगर लिखना चाहेंगे तो ½ mv0² यहाँ लिख सकते हो, या सिंपली काइनेटिक एनर्जी ही छोड़ दिया k0 - 0। तो जो काइनेटिक एनर्जी मिलता है वो Q × ΔV मिलता है, Q × ΔV मिलता है। तो ठीक है भैया, ये है। अगर तुम्हें स्पीड चाहिए तो स्पीड भी निकाल सकते हो। स्पीड का वैल्यू लिखोगे तो 2q ΔV, 2q ΔV डिवाइडेड बाई m√। अगर स्पीड निकालना हो तो ठीक है भाई, काइनेटिक एनर्जी ये होता है। तो दोनों को हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी सेम पोटेंशियल डिफरेंस से अगर हमने एक्सेलरेट कराए हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, ये है। तो जो काइनेटिक एनर्जी मिलते हैं उसको हम लोग, चलो ये एक रिलेशन आपको ध्यान रखना है, जब भी एक्सेलरेट कराया जाए तो काइनेटिक एनर्जी ये मिलता है Q ΔV, और स्पीड हमें ये मिलता है। ठीक है भाई, और अब बताना है रेडियस। तो एंटर कर रहे हैं ये, अब ध्यान देना, एक हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एंटर करता हुआ बताया गया है क्वेश्चन में कि भाई एंटर कर रहा है, तो अच्छी बात है भाई, एंटर कर रहा है। तो अब जरा इसका हम लोग पाथ भी ट्रेस करने हैं। तो देखो एंटर कर रहा है तो समझो कि ऐसे कोई चार्ज पार्टिकल आया, एंटर कर गया। अब जब एंटर करेगा तो ये वेलोसिटी है, क्वेश्चन में दिया है कि ये एंटर कर रहा है, एंटरिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड
परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर किया, ठीक है भाई। जैसे ही एंटर करेगा तो इस पर फोर्स लगेगा। किधर फोर्स लगेगा भाई? तो तुम्हें पता ही है कि फोर्स जो लगता है वो Q इंटू वी क्रॉस बी के अकॉर्डिंगली लगता है। तो Q इंटू वी क्रॉस बी, V इधर है और B हमारा क्रॉस में है। ये देखो B इधर है हमारा, B क्रॉस में है और ये V है, मतलब ये समझ लो ये है V और ये है B और ये है परपेंडिकुलर, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस डायरेक्शन में V है, इस डायरेक्शन में B है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं इस तरह से। तो जब V क्रॉस B करेंगे तो हमें ये मिलेगा भाई, ये मिलेगा V क्रॉस B का डायरेक्शन मीन्स अपवर्ड। तो V ये है, B ऐसे था, तो V क्रॉस B हमें मिल गया इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जैसे ही V क्रॉस B मिला तो इसका मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में इस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो इस पर फोर्स लगा ऐसे, और फोर्स जिधर लगता है उधर ही सर्कुलर पाथ होता है भाई, उसी को सेंटर समझ करके सर्कुलर पाथ ये फॉलो करेगा, ऐसे करेगा सर्कुलर पाथ। और ये सर्कुलर पाथ फॉलो करके, और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो इतने ही दूर में है भाई, अब यहाँ से क्या करेगा, ये वापस आ जाएगा। जैसे ये एंटर किया था, ऐसे जाते हुए एंटर किया तो ये यहाँ सेमी सर्कुलेशन करेगा और फिर ये वापस चला जाएगा। तो इसका पाथ जो ट्रेस करना था वो पाथ भी हमने ट्रेस कर दिया। अगर कोई एंटर करेगा तो इस तरह से सेमी सर्कुलेशन करके वापस आ जाएगा। अगर कोई इसी में रह करके प्रोजेक्ट किया जाए तो इसको सर्कुलेट कराएगा, ऐसे ऐसे कराएगा। यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड है तो सर्कुलर पाथ होगा, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर पाथ होगा, ऐसे चलेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड में रह के ही प्रोजेक्ट कर रहे हो और हर जगह इसको मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है तो हर पॉइंट पे इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलते जा रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स में। लेकिन इसका क्या हुआ भाई, तो ये बाहर से आके एंटर किया है तो इधर तो हमारा कुछ भी नहीं मिला है, इधर तो मैग्नेटिक फोर्स लगा नहीं, है ही नहीं फील्ड, यहाँ पे लगा नहीं, है ही नहीं फील्ड। जैसे ही एंटर किया तो फील्ड लगना शुरू हुआ, फोर्स लगना शुरू हुआ। जब फोर्स लगा तो ये है सेंटर, अब ये यहाँ से ऐसे चला तो भाई ये अब सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। इधर फोर्स लग रहा है सेंट्रीपिटल, यहाँ है तो लग रहा है सेंट्रीपिटल, यहाँ है तो लग रहा है सेंट्रीपिटल, यहाँ है तो लगा, यहाँ है तो भी लगा सेंट्रीपिटल। लेकिन इसके बाद हमें जैसे यहाँ से ऐसे निकला, अब फोर्स लगना बंद हो गया तो भैया ये अब थोड़े ही अब मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगा तो ये बाहर निकल जाएगा। इसलिए जो बाहर से एंटर करेंगे इसमें वो सेमी सर्कुलेशन करके वापस आ जाएंगे। इसका सर्टेन रेडियस जरूर बनेगा, उसका रेडियस का वैल्यू तुम्हें निकालना है। तो रेडियस का वैल्यू क्या होता है तुम्हें पता ही है भाई। तो रेडियस का वैल्यू होता है mb/qb, ध्यान देना mb/qb होता है। mb/qb का मतलब है मास इंटू वेलोसिटी। mb/qb बोलें या मोमेंटम अपॉन qb बोलें, ऐसा बोलते हैं, या मोमेंटम को हम लोग बोल देते हैं। देखो रेडियस होता है, मोमेंटम को लिखेंगे तो 2m, और काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, और इसको ऐसे भी लिखते हैं √2m, और काइनेटिक एनर्जी को q इंटू डेल्टा भी लिखते हैं अगर इसको एक्सेलरेट कराए हैं सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस है तो। ये सब बात हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, शायद किया था ना भाई भुवनेश। mb को मोमेंटम बोलते हैं, और मोमेंटम जो होता है, यहाँ देखो मोमेंटम जो होता है काइनेटिक एनर्जी होता है p²/2m, क्योंकि हाफ mv² होता है, ये सब बात बताया ही था लास्ट क्लास में। तो p = √2m काइनेटिक एनर्जी, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, तो यही मैंने लिख दिया √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, और 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी को q इंटू डेल्टा भी। इसलिए ये फॉर्मूला भी चलता है, ये फॉर्मूला भी चलता है। काइनेटिक एनर्जी दिया जाए तो मोमेंटम दिया जाए तो ये चलता है, और स्पीड दिया जाए तो ये चलता है। तो चार तो फॉर्मूला है इसके रेडियस के। तो आपको रेडियस का रेशियो निकालना है। दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या भाई, तो मोमेंटम सेम नहीं दिया है। अगर मोमेंटम सेम देता तो ये इक्वेशन ले लेते, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम देता तो ये इक्वेशन लेकर के रेशियो बना देते। लेकिन अभी डेल्टा भी सेम दिया है तो ये वाला इक्वेशन पकड़ लोगे, रेडियस p का और रेडियस अल्फा पार्टिकल का, अल्फा वाला ऊपर लेना है। तो ठीक है भैया, रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड रेडियस ऑफ प्रोटॉन लिखेंगे। तो देखो भाई ये आ गया √2 इंटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल
चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल डेल्टा वी डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड जो कि है बी नॉट जो भी है, और यहाँ आ जाएगा अब ये प्रोटॉन वाले का डिनोमीटर में प्रोटॉन का आएगा तो 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू डेल्टा वी तो वही का वही था, कोई बात नहीं डेल्टा वी, और ये क्यू भी ऊपर लिखेंगे तो क्यू प्रोटॉन का और बी तो भाई वही बी नॉट है। अब इसमें रेशियो में देखो कि कौन कौन सा क्या कैंसिल होगा तो उससे हमें वैल्यू मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है वो देखो, तो भाई बी नॉट तो सेम है, कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा वी भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या वो देखो। तो अंडर रूट में जो बचेगा वो है मास ऑफ अल्फ़ा 4 AMU मास ऑफ अल्फ़ा, चार्ज ऑफ अल्फ़ा 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिवाइडेड बाई ये क्यू ऑफ अल्फ़ा है। तो पहले रूट वाला का काम कर लें, रूट वाला तो यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन जो कि 1 AMU होगा, यहाँ AMU भी लिख ही देते हैं कन्फ्यूज़न ना रहे। मास ऑफ अल्फ़ा लिखा 4 AMU ऐसे लिखते हैं ताकि आपको पता भी लगे, और चार्ज तो +2E है, डेल्टा वी कैंसिल्ड है, और यहाँ पे रूट वाला में मास ऑफ प्रोटॉन 1 AMU और ये है चार्ज, ये है हमारा +E। ये हो गया रूट वाले का हिसाब, और ये बच गया QP अपॉन Q अल्फ़ा। तो QP है हमारा चार्ज जो है वो E है, और अल्फ़ा का जो चार्ज है वो 2E है। तो यहाँ भी क्या क्या कैंसिल होगा, तो ये E से E कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ भी E से E कैंसिल होगा, और यहाँ वो MU से MU कैंसिल हुआ। बचा क्या भाई, तो बचा है ये देखो वैल्यू कितना आ गया, अंडर रूट 4, क्योंकि ये कैंसिल है 4 इंटू 2 8 अंडर रूट 8, और इधर आ गया 1/2, यही मिल गया। अब 2 अंदर जाएगा, अगर रूट के अंदर ले जाओगे 2 को तो वो 8 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये 2 क्या हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 4 मीन्स ये हो गया अंडर रूट 2। वैसे भी अंडर रूट 8 को बोलते हैं 2√2 कैंसिल हो जाएगा, √2 बच जाएगा, तो ये √2। तो रेशियो इज √2 मीन्स √2:1 हो जाएगा अल्फ़ा पार्टिकल का और प्रोटॉन का रेडियस का रेशियो। इस तरह से हम लोग ये रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। रिक्वायर्ड रेशियो जो लाना था वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ऑब्जेक्टिव में दिया जाता है। तो ये सब मैंने डिस्कस किया जानबूझ के कि आपको क्या दिया रहेगा क्वेश्चन में उस हिसाब से उठाना है। ये फॉर्मूला में से क्या निकाल रहे हैं आपको उस हिसाब से काम करना है। यहाँ एक्सेलरेटिंग वोल्टेज सेम दे दिया था तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने पड़ेंगे, नहीं तो आप दूसरा यूज़ करना चाहेंगे फिर परेशान होंगे, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। और एक बार जब आ गया तो रेशियो ले लो। फिर रेशियो में जो कांस्टेंट होता है उसको पहले भी इग्नोर कर सकते हो कि देखो भाई 2 तो दोनों में आएंगे, ठीक है भाई, तो इसको बेकार है करना। बी दोनों में आएंगे, बेकार है यूज़ करना। डेल्टा भी दोनों में आएंगे, बेकार है यूज़ करना। तो सीधा हम लोग इसी का रेशियो लिख सकते थे, सीधा यही हो जाता। देखो मास चार्ज रूट के अंदर, तो देखो मास चार्ज डिवाइडेड बाई दूसरे का मास चार्ज और डिवाइडेड बाई क्यू है, तो पहले इसका अल्फ़ा पार्टिकल का क्यू और उसका, तो डायरेक्ट यहीं से भी हम लोग रेशियो का काम कर सकते थे। जो चीज़ सेम है उनको पहले ही हटा दिया और जो अलग अलग है उन्हीं का रेशियो ले लिया, या तो फिर सबका लिख करके तब कैंसिल किया तब रेशियो। तो ये सबका लिख कर कैंसिल करने में टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसे करो। अभी पहली बार दिखा दिया आपको, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं। यहीं पर देख लो कि जो चीज़ दोनों में आएंगे उसको क्यों यूज़ करना। 2 दोनों में आएंगे, डेल्टा वी दोनों में आएंगे, बी दोनों में आएंगे, चार्ज अलग अलग है इसलिए अलग अलग रखेंगे, मास अलग अलग है अलग अलग रखेंगे। इस तरह से ये वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। और ट्रेस करना था पाथ, तो देखो भाई एक पाथ तो हो गया, तुमने दिखा दिया मान लो अल्फ़ा पार्टिकल का। एक अल्फ़ा पार्टिकल का √2 टाइम्स ज़्यादा होता है, तो ये अगर तुमने अल्फ़ा पार्टिकल का दिखाया, अगर ये दिखाया है अल्फ़ा पार्टिकल का, तो प्रोटॉन का और छोटा दिखाएंगे रेडियस, तो प्रोटॉन का और छोटा रेडियस दिखाएंगे, लेकिन सेमी सर्कुलेशन ज़रूर कराएंगे। सेमी सर्कुलेशन तो कराएंगे। इस तरह से ये है प्रोटॉन। प्रोटॉन ऐसे चला गया, दोनों एंटर किया था।
अगर प्रोटॉन को यहाँ एंटर करता हुआ दिखाएंगे तो ऐसे दिखा देंगे, एक ही जगह एंटर करता हुआ दोनों दिखाएंगे कि भाई इसका ये है, इसका ये है, तो दोनों में रेशियो ऑफ रेडियस भी पता लग गया। और जब भी बाहर से एंटर करेगा तो एंटर करने का मतलब ही है कि सेमी सर्कुलेशन करके वापस आ जाएगा, एंटर करेगा तो ये होगा हल। और जब अंदर ही अंदर प्रोजेक्ट होता तो कंप्लीट सर्कुलर मोशन हो जाता, तो कंप्लीट सर्कुलर मोशन हो जाता। बोलो भाई, क्लियर हुआ?